Recording. Page number, topic number. अरे मतलब ये पूरा हो गया है क्या? नोट्स न्यू है वो ठीक है, लेकिन जो टॉपिक कंप्लीट होगा उसको सिर्फ नोट्स के तौर पर यूज करो। अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी और कंटिन्यूअस प्रोसेस करना है क्या? ये बचा है ना। चलो इसके पहले कुछ एमसीक्यूज है, तो लेट्स डू द एमसीक्यूज। ठीक है, हाँ नहीं तुमने बताया ना। अच्छा क्या हो गया उसको? अरे यार हाँ ठीक है। What is the primary purpose of assessing market conditions and competition in understanding the entity's environment? Competitive environment क्यों? अबे लिखा तो है कंपटीशन, क्वेश्चन में लिखा है ना कंपटीशन, समझे कि नहीं? ठीक है, ये आसान वाला था। चलो दूसरा बताओ। सी सीजनल है तो बिजनेस स्पेसिफिक रिस्क हो, नहीं आया समझ। ठीक है, तीसरा साला ये वाला ठीक। चलो, what is the purpose of understanding the legal and political environment in the entities industry? ठीक है, to evaluate industry specific legislation. Why is it important for auditor to consider broader economic condition in their assessment? ठीक है, क्लियर है ना? आसान है, लेकिन ये तुमको याद भी कराता जाएगा, मतलब थोड़ा सा अच्छा है। हाँ, फिक्स्ड।
सी क्लियर है? चलो सेवेंथ, सी ठीक है। ओनरशिप गवर्नेंस स्ट्रक्चर से हमको रिलेटेड पार्टी का पता लग जाएगा। क्लियर है ना? चलो एट्थ, क्या होगा? बी, ठीक है ना? फिर नाइन्थ, ए ज्यादा बेहतर है। ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होता तो फिर कह भी सकते थे बी, ठीक है ना? ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है तो फिर इसका आंसर होगा ए। चलो टेंथ का, बढ़िया, ठीक है। अच्छा ये ना फ्रेश बने हैं पूरे, तो तुम लोग का फीडबैक भी चाहिए इस पे, ठीक है ना? कि एमसीक्यूज कैसे हैं, है ना? जो लेंदी है वो क्या क्या नहीं नहीं नहीं, कैसे लेवल वो बता देना, और इसको पढ़ो क्योंकि जरूरी है, एग्जाम में ये बिल्कुल भी रिपीट नहीं होने वाले, ये सिर्फ टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए बनी हुई है। आ रहा है समझ में? क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्रेश है, कहीं से कॉपीड नहीं है, ठीक है? हाँ 11th। सी, क्यों? प्रेशर होता है मैनेजमेंट पे तो फाइनेंशियल्स पे फर्क आ सकता है। 12th, क्यों? मैनेजमेंट एक्शन परफॉर्मेंस प्रेशर रहेगा वो इसलिए, ठीक है। फिर 13th, इसके लिए तुम्हें केपीआई पता होना चाहिए कि परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पता है क्या होते हैं? प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब परफॉर्मेंस के इंडिकेटर में क्या है? ईपीएस, प्रॉफिटेबिलिटी, ये जो मेन है ओवरऑल। क्लियर है? ठीक है। 14th, to assess against planned financial goals and recognize potential risk, ठीक है। 15th का, ठीक है। चलो ये सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग समझ गए थे ना हम लोग? एंटिटी को क्यों समझना है? प्लानिंग के लिए, रिस्क ऑफ एरियाज ऑफ अटेंशन के लिए, मेन ऑडिट प्लानिंग में, और ओवरऑल ऑडिट प्लान के कॉन्टेक्स्ट से, ठीक है ना?
ऑडिटर का रोल, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव। चलो अब एमसीक्यूज के देख लेते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी इन द कंटेक्स्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग? To guide the auditor in planning the audit. Second, क्या होगा टू का? ठीक है। थर्ड का? इसका एग्जांपल होता है जैसे फार्मा में R&D। बिल्कुल सही, ठीक है ना। और फोर्थ का? सी। देख के तो नहीं बोल रहे हो ना? है? फिफ्थ का? हम्म, ठीक है। चलो एंटिटी को अंडरस्टैंड करना क्या है? एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ठीक है ना। तो सबसे पहली बात तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, ठीक है। एक सेकंड में इसमें निकाल लूं। हाँ, तो obtaining an understanding of the entity, ठीक है ना। ये कंटिन्यूस प्रोसेस किस तरीके से है? सबसे पहली बात तो इट्स अ डायनामिक प्रोसेस, है ना। ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग इज कंटिन्यूस एंड डायनामिक। मतलब डायनामिक का मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग के तरीके भी आपके चेंज होते रहेंगे। पहले जो तरीका लगा रहे थे, आप हो सकता है कि ड्यूरिंग द ऑडिट को चेंज करते रहे। ऑनगोइंग गैदरिंग, अपडेटिंग, एनालाइजिंग और इंफॉर्मेशन थ्रू आउट द ऑडिट। यानी फिक्स नहीं है, ये बहुत सब्जेक्टिव है। आ रहा है समझ? भाई किसी भी चीज की अंडरस्टैंडिंग लेना, समझ में आ रहा है ना। मैं बोल रहा हूँ कि भैया एमसीक्यू को देखो क्या लिखा है, क्या लिखा है, ये कह रहा है कि जो लेंथी है वही आंसर आ रहा है समझ। ये अपने लेवल पे अंडरस्टैंडिंग ले रहा है। कुछ कुछ भी आप एनालाइज कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो ना। आ रहा है समझ। और मैं बाद में देखने लगा तो एंड तक वो सही बोल रहा था, जो हिंदी वो आंसर निकल रहे थे, ठीक है। क्लियर है ना। फिर क्या है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो क्या बोल रहे हैं? स्टैब्लिश फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब आप अंडरस्टैंडिंग में कंटेंट 100% नहीं ले लेते कि ये आपकी अंडरस्टैंडिंग। आप एरिया लेते कि अच्छा ये इन जेनरिक रेंज है मेरी अंडरस्टैंडिंग की। समझ में आ रहा है ना। अंडरस्टैंडिंग डिजिटल नहीं है, एनालॉग है। आप जब किसी चीज को समझ रहे हो ना, तो आप उसको रीजनेबल ही समझ रहे हो। आप उसको एग्जैक्ट नहीं समझ जा रहे हो कि हम एकदम पिन पॉइंट हम भविष्यवाणी कर देंगे। समझ में आ रही है बात? हम उसको समझ गए हैं इन जनरल, काफी हद तक ऐसा होता है। गाइड्स प्लानिंग एंड प्रोफेशनल जजमेंट थ्रू आउट द ऑडिट। अब जब मैं ऑडिट कर रहा हूँ तो हर समय मेरे दिमाग में अंडरस्टैंडिंग है एंटिटी। कह रही है क्या एंटिटी? अरे ये ऐसे थोड़ी करेगी। तो हम बोल रहे हैं, कह रहे एंटिटी ये फ्रॉड, वो प्रॉफिट ज्यादा ज्यादा दिखाना चाहती है। हमने कहा गवर्नमेंट एंटिटी काय को प्रॉफिट ज्यादा दिखाना चाहिए? कुछ भी। समझ में आ रही बात? मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी ने
मेरे ऑडिट के समय मिसेस स्टेटमेंट को लेकर के जो मेरा इंटेंशन था उसको बदल दिया। समझ में आ रहा है क्या? है ना? अब कंटिन्यूस प्रोसेस यूटिलाइज इन वेरियस एस्पेक्ट्स। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये? द अंडरस्टैंडिंग एस्टैब्लिशेस अ फ्रेम ऑफ, ठीक है, चलो, तो प्लानिंग काय काय में काम आती है रिस्क असेस करने में। कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग एड्स इन असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मटीरियलिटी पता करने में बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आ रहा है समझ में? कि किसको पता करने के लिए? मटीरियलिटी। फिर कंसिस्टेंट अंडरस्टैंडिंग इंश्योर्स एक्यूरेट मटीरियलिटी असेसमेंट। मैं हर समय जब असेस कर रहा हूँ तो मुझे एंड में जाकर के ये पता लग रहा है कि हाँ, मैंने शुरू में जो अंडरस्टैंडिंग बनाई थी वही मेरी एंड तक चल रही है। क्योंकि अगर चेंज होती है तो मटीरियलिटी भी क्या हो जाएगी? चेंज। तो पॉइंट ये है कि मटीरियलिटी के लिए। तीसरा, अकाउंटिंग पॉलिसीज का पूरा एरिया किस पे डिपेंड करता है? बिजनेस के नेचर पे। अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग होगी बिजनेस के नेचर को लेकर के, तभी मैं अकाउंटिंग पॉलिसीज को भी समझ पाऊंगा। पॉलिसीज जो है वो इंडस्ट्री के नेचर और प्रैक्टिस से क्या होनी चाहिए? अलाइन। क्लियर है? कंसिडर्ड व्हेन असेसिंग द सिलेक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। बोलो, क्लियर है? है ना? फिर क्या? आइडेंटिफाइंग एरियाज फॉर स्पेशल कंसिडरेशन हेल्प्स आइडेंटिफाई एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट अटेंशन। क्या पढ़ रहा पढ़ना? प्लानिंग से काय काय में हेल्प मिल जाए, वो सॉरी, अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी से काय काय में हेल्प मिल जाती है। तो जब भी आए तो ये पॉइंट्स आपको लिखने। डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स। समझ गए क्या बच्चे? कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग एड्स इन डेवलपिंग एक्सपेक्टेशंस फॉर एनालिटिकल प्रोसीजर्स, एनहांसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ एनालिटिकल रिव्यू प्रोसेसेस। क्लियर है? ठीक है, फिर evaluating sufficiency and appropriateness of audit evidence. ठीक है? Applied when evaluating audit evidence ensures evidence obtained is sufficient and appropriate. आपको समझ में आ रहा है क्या बात चल रही है? आप एंटिटी को अंडरस्टैंड करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि एविडेंस आपके सफिशिएंट है कि नहीं, अप्रोप्रिएट है कि नहीं। क्लियर है? कुल मिलाकर ना इनको बोल सकते हो कि आप अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो बिजनेस को, उसके क्या फायदे? सीधी सीधी बात। असेसिंग assumptions एंड मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। देखो क्या होता है, नासा है तो वो बोल सकती है कि हाँ, हमारा एक फिक्स फिक्स एसेट जो है बाहर है, इतनी दूर है कि हम जा नहीं सकते। समझ में आ रहा है? कोई माइनिंग वाली कंपनी है तो वो कह रही है कि भैया हम नहीं असेस कर सकते, या एक रीजनेबल असेसमेंट है कि कितना वो बचा हुआ है या कितना खोद दिया तो कितना हमको लगेगा। ये हर बिजनेस के नेचर के हिसाब से क्या हो जा रहा है? बदल जा रहा है ना। समझ में आ रहा है? आपके प्रोविजंस वगैरह, एस्टिमेट्स वगैरह बदल जाते हैं। मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन जो है, इस पर एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिट भी है। समझ में आ रहा है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? ऑडिट में ना हम लोग 100% चीजें चेक नहीं कर सकते, पता है क्या आपको? ये पता है कि 100% चीजें चेक नहीं कर सकते? ठीक है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको चेक कर ही नहीं सकते, ये पता है कि नहीं बताओ? फॉर एग्जाम्पल, नहीं नहीं नहीं, वो कर तो सकते हैं, पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ इम्पॉसिबल। ये तो मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया, और 100% इम्पॉसिबल थोड़ी है। सेल्स प्रोवाइड सेल्स आते हैं, मतलब पूछ नहीं सकते, कंट्रोल्स पे रिलाय करते हैं। नहीं, किस चीज को चेक करना इम्पॉसिबल? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एक ऐसी चीज बताओ जो है लेकिन वो उसको चेक करना इम्पॉसिबल है, मतलब उसका कोई एविडेंस नहीं हो सकता कि वो कैसे कैपिटल का तो एविडेंस होता है ना, ये शेयर्स इशू होते हैं प्रॉपर। अच्छा, हम
प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, तुम इसका एक्सपेंस दिखा रहे हो, इसका क्या सबूत है कि ये इतना ही है? तुम मशीन का डेप्रिसिएशन दिखा रहे हो, क्या सबूत है कि इसकी लाइफ इतनी है? नहीं आया समझ। इनमें चेंज करके तो मैनेजमेंट प्रॉफिट चेंज कर लेगा। हमारा तो मकसद नहीं था कि मटेरियल स्टेटमेंट ना दे, हम उनकी सिर्फ रीजनेबिलिटी ही चेक कर पाते हैं। अब रीजनेबिलिटी चेक करने पर भी अपने आप में एक अलग स्टैंडर्ड है, ठीक है ना। पर ये बातों के लिए ऑडिटर क्या करता है कि भैया देखो यार मैं तो फिर फंस जाऊंगा, समझ रहे हैं? तो कुछ चीजें जो कि ऐसी होती हैं जो मैनेजमेंट पे डिपेंडेंट होती है, ऑडिट के एंड के आसपास हम मैनेजमेंट से रिप्रेजेंटेशन लेते हैं कि भैया लिख के दो कि इन सब चीजों की तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो जो कागज है वो कहलाता है क्या? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। शायद इसका 580 है इसका स्टैंडर्ड। हाँ हाँ, तो वही आ रहा है समझ, क्लियर है ना? ठीक है क्या? रिटन रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाते हैं? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो। तो जो अजम्पशंस है ना, उन अजम्पशंस के लिए मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन, और मैनेजमेंट ने जो अजम्पशंस ले रखे हैं उसकी रीजनेबिलिटी मैं कैसे चेक करूंगा? ये देख करके कि बिजनेस कैसा है, बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। बोलो क्लियर है क्या ये? ठीक है, समझ गए हो ना? ऑडिटर का रोल, हाँ वो प्रिंट दे देना है ना, क्योंकि ये खत्म ही हो गया है मेरा एक्चुअली। ठीक है, ओके। हाँ, तो क्या बोल रहे हैं? क्रिटिकल फॉर रिलायबल एंड ट्रस्टवर्दी ऑडिट आउटकम्स, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी का। अब ये अलग से मैं इसमें इंक्लूड किया है। ऑडिटर का रोल क्या है कि कंटिन्यूसली अंडरस्टैंडिंग लेता है, यूटिलाइज द अंडरस्टैंडिंग एज द फाउंडेशन फॉर प्लानिंग एंड मेकिंग प्रोफेशनल जजमेंट। समझ रहे? तो इससे तुमको ओवरऑल एक व्यू मिलेगा, एक अंडरस्टैंडिंग जो है वो तुम्हारी बढ़ जाएगी, और ये ओवरऑल ऑब्जेक्टिव से भी रिलेट होगा, ठीक है ना। एंश्योर कॉम्प्रिहेंसिव एंड अप टू डेट अंडरस्टैंडिंग फॉर इफेक्टिव ऑडिट प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ताकि प्लानिंग अच्छी हो पाए, इससे तुम्हें कंटेंट भी मिल पाएगा लिखने के लिए। एनहांस ऑडिटर्स एबिलिटी टू एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट इन वेरियस ऑडिट एस्पेक्ट्स। बोलो क्लियर है ना? चलो अब ये बताओ, what is the what characterizes the process of understanding the entity according to the content? ठीक है, क्लियर है? How does the continuous understanding of the entity contribute to assessing risk of material misstatement? भी समझ गए हो? हम्म, सारे सही लग रहे हैं। देखो, ये जो ऑडिट एविडेंस है ना, ये सबसे जेनरिक है ना। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस दे देता है, ये बात तो सही है, बट ये असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट में कंट्रीब्यूट करने वाली बात नहीं है। नहीं आ रहा समझ में? मतलब मैं बोलूँ कि भाई कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग से क्या होता है, तो मैं बोलूँगा हाँ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाता है, बट इसमें से रिस्क असेसमेंट के लिए क्या जरूरी है? बाय एडिंग टू इवैल्यूएटिंग सफिशिएंसी एंड अप्रोप्रिएटनेस। मतलब आप एंटिटी को जब समझते हो तब आप ये तय करते हो कि कितना सफिशिएंट और अप्रोप्रिएट होगा मेरा ऑडिट एविडेंस, और उसी के बेस पे रिस्क होता है। नहीं आया समझ में?
क्लियर है? ऑडिट रिस्क कम करने के लिए क्या करते हो? ऑडिट एविडेंस की सफिशिएंसी और अप्रोप्रिएटनेस बढ़ा देते हो, सिंपल। ऑडिट रिस्क सीधा सीधा डायरेक्टली किससे कनेक्टेड है? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आ रहा है समझ? ठीक है ना? क्लियर है? ये भी दूर का है ऐसे 320, क्योंकि पहले रिस्क, पहले मैं मटेरियलिटी देख लेता हूँ फिर मैं, और ये कंटिन्यूस अंडरस्टैंडिंग वाला पॉइंट है। आ रहा है समझ? ठीक है ना? थर्ड वाला, डिटर्मिनिंग एंड द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी। ये भी पढ़ा था ऊपर अपन लोगों ने, यही लाइन लिखी हुई थी। ठीक है, कि पॉलिसीज वगैरह के हिसाब से अपन लोगों ने, कंटिन्यूस वाला है ना, तो सेम चीज चल रही है कि, ठीक है। फिर बताओ, व्हाई इज द ऑनगोइंग अंडरस्टैंडिंग considered when identifying areas for specific considerations during the audit? See, देखो ऑनगोइंग, यही है ना, ये तो साफ साफ है ना, स्पेशल कंसिडरेशन। ठीक है, चलो फिफ्थ वाला बताओ। एक्चुअली ना ये तो ऐसे ऐसे मैच हो जा रहे हैं। ठीक है, एनालिटिकल प्रोसीजर, एनालिटिकल प्रोसेस, लेकिन ठीक है, फिर भी पढ़ना इसको कॉन्सेप्चुअल लेवल पर ही समझना। ये तो अपन लोग ने शॉर्टकट ढूंढ लिए कुछ कुछ इसको आंसर करने के, लेकिन इसको इसलिए इंक्लूड किया है ताकि टॉपिक की एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग हो जाए। एमसीक्यू तुम लोग पाते ही, क्लियर है ना? ठीक है, देखो अभी 20 एमसीक्यूज अपन कर चुके हैं इसको पढ़ने के दौरान, और टॉपिक को पढ़ते समय फिर एमसीक्यूज करते हो तो अंडरस्टैंडिंग का लेवल आपका डिफरेंट होगा। ठीक है ना? सेम चीज जब आपके पास सवाल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में आती है ना, तो इट्स डिफरेंट। चलो, the auditor of ABC Textile chalks out an audit plan without understanding the entity's business. PM, इनने तो प्लान बना लिया, एंटिटी का बिजनेस समझा ही नहीं। अब since he has carried out many audits of textile companies, कह रहा है कि जरूरत ही नहीं, मैं इतने टेक्सटाइल के ऑडिट किया हूँ, मुझे क्या जरूरत है इस बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग लेने की, मैं ऐसे ऑडिट कर सकता हूँ। बताओ क्या करें इस घमंडी ऑडिटर का? एडवाइस, ऑर्डर को एडवाइस करो कैसे प्रोसीड होना चाहिए। क्या ये सही है? क्यों? सिंपल बता दो, इट्स अ कंटीन्यूअस आइडेंटिटी, वो क्या, डायनामिक प्रोसेस। आ रहा है समझ में? ठीक है ना? और ये तो चलता रहेगा क्योंकि इसके बड़े सारे फायदे हैं, वो सब तुम एक आध लिस्ट बना करके वैसे भी लिख सकते हो, दे तो दिए ही है तुम लोग को। क्लियर है? हाँ, ये तो कितने नंबर का आता है उसको डिपेंड कर जाएगा। चलो, while auditing books of accounts of Heavy Material Limited, ठीक है ना, for financial year 22-23, a team member of auditor क्या कर रहा है? Showed no inclination towards the understanding the business and business environment of the above mentioned company. Is this approach of team member of the auditor of Heavy Material Limited correct or incorrect? ये अंडरस्टैंडिंग लेने की तैयारी नहीं, सही कर रहा है गलत कर रहा है? गलत कर रहा है। आ रहा है समझ में? क्योंकि भैया अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर पाओगे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है ना? चलो, 6, प्रिंस ब्लैंकेट्स
is engaged in the business of blankets. Its major portion of sales is taking place through internet. ठीक है? Advise the auditor how he would proceed in this regard as to understand it. बताओ. Especially, सोच लो आराम से. क्या देखो, आंसर जितना स्पेसिफिक रहेगा, जैसे स्टैंडर्ड्स की बातों में कहीं मिल जाए, क्योंकि ये मान के चल लो कि कोई भी क्वेश्चन जेनरिक नहीं है तुम्हारा. तुम्हारे एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं ना, वो सारे के सारे, मुझे जो अंडरस्टैंडिंग है ना, कि सारे के सारे किसी न किसी टॉपिक से ही आ रहे होते हैं. यानी उनका एक स्पेसिफिक आंसर तो है. अब नहीं बनता तो जेनरिक लिख सकते हो, पर उसमें फिर मार्क्स जो है वो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, या तो जेनरिक मिलेंगे और तो कट जाएंगे. वो डिपेंड करता है एग्जामिनर पर कि अगर उसने पढ़ा और तुम्हारी बात अच्छी लगी और रिलेट हो गई, और इतनी मेहनत नहीं करता एग्जाम. 2-4 लाइन पढ़ेगा, 2-4 लाइन उसकी पढ़ेगा और उसके बाद फिर वो तुम्हें जेनरिक मार्क्स दे देगा. अरे समझ, ठीक है ना, क्योंकि टॉपिक रिलेट नहीं हो रहा तो फिर अपन क्या ही कर सकते हैं. ठीक है. While understanding the entity and its environment, internet sale is being perceived. खुला है अदिति है. नहीं मतलब दे दो, आप वापस नहीं आएंगे. नहीं, उसी के पास है, मेरी है ही नहीं मेरे पास. अच्छा. While understanding the entity and its environment, internet sales is being perceived as a risky area by the auditor, and thereby would be spending substantial time and extensive audit procedures in this particular area. अरे हाँ, internet sales is being perceived as risky area by the auditor. आ रहा है समझ? क्लियर है? है ना? ठीक है, तो ध्यान रख लेना. ये खत्म हो गया. मेरे पास नहीं था, मेरे पास है ये वाले. तुमको अभी मिले ना. ठीक है. चलो, अब इंटरनल कंट्रोल इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ना. इंटरनल कंट्रोल जनरली ही बहुत ज्यादा important. चलो, क्या है इंटरनल कंट्रोल? एक प्रोसेस है, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेड, मेंटेन्ड बाय दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस, मैनेजमेंट एंड अदर पर्सन. ठीक है. इसका मकसद क्या है? क्या है? रीजनेबल अश्योरेंस मिल जाए, है ना, रिगार्डिंग कि ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे. फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की रिलायबिलिटी, इफेक्टिवनेस ऑफ ऑपरेशन, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, कंप्लायंस विद लॉस. इसमें तो कुछ भी हो सकता है, मल्टीपल हो सकता है. देखो, कोई भी प्रोसेस, कोई भी प्रोसीजर लगाना क्या होता है? कंट्रोल लगाना. जब भी आप कंट्रोल लगाते हो, कंट्रोल कौन लगाता है? मैनेजमेंट लगाता है. समझ रहे? पूरी एंटिटी जो है वो इंटरनल कंट्रोल से घिरी होती है. समझ रहे? ठीक है. एक सिंपल बंदा कढ़ाई रख करके अपने घर के बाहर छोटा सा टपरा लगा करके चिप्स तल रहा है, और लेज कंपनी भी वही कर रही है. समझ आ रहा है? ठीक है. और लेज कंपनी जो है वो अच्छा खासा फायदा कमा रही है, मतलब उसी काम के वो करोड़ों रुपए कमा रही है, और वो बंदा हो सकता है कि महीने का 20,000 रुपए, 25,000 रुपए बना रहा है. क्या डिफरेंस लगता है आपको? कैसे बना ब्रांड? या क्या है ऐसी चीज? कंट्रोल्स. आप कोई भी बिजनेस कर लो, ठीक है, वो बड़ा सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल से होता है. समझ में आ रहा है? ठीक है ना. आप जब जो कर रहे हो,
आ रहा है समझ में? ठीक है ना? समझना, मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, क्लियर है? मैं लकड़ी खरीद के लाता हूँ, तो जो फर्नीचर बनता है वो लोग पसंद करते हैं, समझ में आ रही है बात? है ना? मैं हूँ और एक दो और कारीगर है, क्लियर है? मैं उनको सब बताता हूँ कि देखो यही ध्यान रखना, ऐसे ऐसे ध्यान रखना, ऐसे ऐसे लकड़ी में खुद खरीद के लाता हूँ, समझ में आ रहा है? ठीक है, मेरा बिजनेस बढ़ रहा है, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, तो मैंने किसी को रख लिया है कि लकड़ी खरीद के लाने के लिए, लेकिन मैं खरीद के लाता था तो अलग बात होती थी ना, और वो खरीद के ला रहे थे, क्या हो रहा है? क्वालिटी में दिक्कत आ सकती है, फिर इवेंचुअली आपके बिजनेस में प्रॉब्लम आएगी। क्यों? जो काम आप कर रहे थे अब वो नहीं कर रहे हो, तो लकड़ी की क्वालिटी खराब हुई, प्रोडक्ट की क्वालिटी खराब हो जाएगी। इसका मतलब है आई नीड टू इंस्टॉल अ कंट्रोल। पर्पस क्या है? क्वालिटी ऑफ द वुड, समझ में आ रही है? वुड की क्वालिटी जो है वो इंश्योर है। तो अब मैं जब चेक करने जाता था तो जितनी चीजें इंश्योर करता था वो मैंने एक बंदे को बताया, नहीं आ रहा समझ में? क्लियर है? ठीक है ना? अब मैंने उसको बोला कि भैया देख, इसको इसमें एक होल करके देखना, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? तो जितना मुश्किल से हो रहा है होल, उतनी अच्छी लकड़ी है ये, आ रहा है समझ में? ठीक है ना? फिर उसको बम्प करके देखना, उसमें धम धम आवाज आए तो ठीक है, अगर एकदम बम बम आवाज आए तो मतलब खराब है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो मैंने 3 से 4 प्रोसीजर्स उसको बताया, जिससे कि मैंने अपना काम डेलीगेट कर दिया, और वो बन गया प्रोसीजर, वो बन गया एक इंटरनल कंट्रोल। अब लकड़ी उसी क्वालिटी की आ रही है जो कि मैं लेकर के आ रही थी, बिकॉज आई इंस्टॉल्ड एन इंटरनल कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? ठीक है? अब वो चीजें चेक करके ला रहा है कि नहीं ला रहा है, कल को इसका क्या हो सकता है? इंटरनल ऑडिट, कि वो जो चीजें लेकर के आया वो देख लो ढंग की है कि नहीं, पैरामीटर्स पर। ये मैंने एक बिल्कुल धूल के एक कण के जैसे तुमको एक इंटरनल कंट्रोल बताया। पूरी एंटिटी में हजारों की तादाद में, हजारों की तादाद में इंटरनल कंट्रोल होते हैं। एक सिक्योरिटी गार्ड खड़ा होना गेट के बाहर, वो भी एक इंटरनल कंट्रोल है। और हर एक उसके लिए एक सुपरवाइजर रखना कि भैया ये जो भी काम तुम कर रहे हो इसको सबमिट करने से पहले क्या करना, किसी को चेक करा देना, वो भी अपने आप में क्या है बेटा? एक इंटरनल कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो कानून निभता रहे। भाई अलार्म क्या है? सुबह उठने के लिए अलार्म लगाते हो, क्या है? इंटरनल कंट्रोल। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? मतलब अगर मान लो कि तुमने अपने पढ़ने के लिए टाइम सेट कर रखा है, तो वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल। वो टाइम सेट करना, टाइम सेट नहीं है तो क्या पता कब बैठते कब नहीं बैठते, वो है आपका इंटरनल कंट्रोल। तो क्यों होता है? ये 4 ऑब्जेक्टिव्स। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंट्रोल। ठीक है बच्चे? ठीक है ना? अरे ये नीचे लिखे हुए हैं उसमें, ठीक है ना? इसको पर्पस बोल लो, एक ही बात होती है, वैसे कोई बहुत खास अलग नहीं है। ठीक है? प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, अलाइन द ऑब्जेक्टिव, यही तो है जो ऊपर लिखा है, यही है। ये दोनों सेम बात है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? लीगल कंप्लाइंस मतलब कंप्लाइंस विद एप्लीकेबल लॉ, सेफगार्डिंग ऑफ एसेट, एसेट प्रोटेक्शन। ठीक है? ऑपरेशंस मतलब इफेक्टिवनेस, एफिशिएंसी, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल। ठीक है ना? तो यही ऑब्जेक्टिव है, यही पर्पस है। क्लियर है ये? ठीक है ना? अच्छा, मेन बात है कि इसको लगाता कौन है? TCWG एंड मैनेजमेंट, दो चार्ज विद गवर्नेंस, जो मेन हेड में बैठे हैं। इन्वॉल्व्स पर्सोनल एट वेरियस लेवल, है ना? अच्छा, इसमें क्या होता है? हर कंट्रोल की जगह पर एक बंदा लगाना पड़ता है हमको। समझ में आ रहा है? एटीएम सोचो, एटीएम कितना शानदार एग्जाम्पल, बिना लोगों के चल रहा है। समझ में आ रहा है? ठीक है? क्यों? क्योंकि उसमें इतने कंट्रोल्स लग रखे हैं, एक कैमरा लगा वो भी कंट्रोल, आ रहा है समझ? मशीन अगर दीवार से बिल्कुल अटैच है वो भी एक कंट्रोल, पासवर्ड डालना पड़ेगा, पासवर्ड इज अ कंट्रोल, आ रहा है समझ? ठीक है ना? उसमें इंस्ट्रक्शंस और उसमें बहुत सारी चीजें चेक के लिए लगाई होंगी कि ये ना हो जाए 100 का नोट में चला जाए 50 की जगह, और ये वो,
ये सब क्या होंगे? कंट्रोल्स। समझ गए बेटा? कंट्रोल कंपोनेंट्स, ठीक है ना? कंट्रोल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ये फिर वही चार है, दोबारा से वही। एक्चुअली बुक में ये मल्टीपल टाइम्स जो है ना मुझे रिपीट होता है। क्लियर है? इस कारण से जब इसको नोट्स बना रहे तो हमने इसको वो नहीं किया, लेकिन ठीक है। समझ गए हो क्या? क्लियर है ना? यही चार उसके कंपोनेंट हो गए। कॉम्प्रहेंसिव स्कोप, इसका मतलब क्या है? इंटरनल कंट्रोल पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कवर करता है। किसको कवर करता है? पूरी ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है ना? अच्छा, इंटीग्रल टू ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस, ठीक है ना? ये अभी वही चल रहा है, सेकंड वन चल रहा है ना, ठीक है? ठीक है। ऑनगोइंग प्रोसेस दैट नीड्स टू बी कंसिस्टेंटली कॉन्स्टेंटली मॉनिटर्ड एंड अपडेटेड। इसको ना कॉन्स्टेंटली मॉनिटर और अपडेट करना पड़ता है। इंश्योर्स अडेप्टेबिलिटी टू चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस। समझ में आ रहा है? कंट्रोल आपको अपडेट करना पड़ता है। आपने देखा है किसी भी जगह पे रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो आप वो मशीन होती है, 1 नंबर पे समोसा, 2 नंबर पे चाय, 3 नंबर पे, छोटे छोटे रेस्टोरेंट में भी आज के डेट में वो रखा रहता है। आपने ऐसा देखा है क्या? वो बिल निकालते हैं जो, कभी नहीं गए हो क्या ऐसे चाय वाय पीने कभी किसी रेस्टोरेंट में? इंडियन कॉफी हाउस में नहीं देखा तुमने? इंडियन कॉफी हाउस तो गए होंगे, उनके पास एक बॉक्स सा रखा रहता है, समझा रहे हो? तो अच्छा, तुमने बिल बनाते नहीं देखा होगा, बिल हो सकता है कि वही आ जाता। तो कभी तुम जा करके खड़े हो गए ना, तो तुम देखना कि मान लो उसको 1 डोसा 2 कटलेट का है, तो वो कुल 3 बटन दबाएगा, समझ रहे हैं? और वो बिल निकल आता है। नहीं नहीं नहीं, वो तो ऑर्डर के लिए भी आपको हो गए। कुछ जगहों पर ऑर्डर के लिए वो क्या करते हैं पता है? वो आपका नंबर ले लेंगे, आपसे नंबर मांगते हैं और आपका ऑर्डर ले लेते हैं। और अब वो क्या करते हैं? ट्रैक रखते हैं इस बात का कि तुम क्या क्या खाते हो, समझ रहे हैं? इससे उनकी कस्टमर सर्विस क्या होती है? इम्प्रूव होती है। उनको पता है आप 25 बार आए तो आपने 24 बार यही यही खाया। आ रहा है समझ में? तो आपकी फेवरेट डिश ये जोमेटो वाले भी करते हैं। खैर, समझ में आ रहा है क्या? क्लियर है ना? तो इंटरनल कंट्रोल्स जो है, अच्छा मैं बता ही रहा था, मेरा मकसद ये था बताने का कि ये इन्होंने बना दिया, लेकिन जब जीएसटी के रूल्स चेंज हुए तो उन्होंने मशीन भी क्या करे? अपडेट करे। वो मशीन जिस कंपनी से ले रखी थी, जिस सॉफ्टवेयर पर वो चल रही थी, वो सॉफ्टवेयर जो था वो एक इंटरनल कंट्रोल था, जिसको भी कॉन्स्टेंटली क्या करना पड़ता है? मॉनिटर करना पड़ता है, अपडेट करना पड़ता है, नहीं तो वो गलत रिजल्ट्स देने लगता है। क्लियर है? क्लियर है? ऑडिटर के पर्सपेक्टिव से इंटरनल कंट्रोल बहुत ही क्रूशियल है, ठीक है ना? टू अंडरस्टैंड द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव्स, ensure internal controls provide reasonable assurance about achieving entities objectives. क्लियर है ना? फिर क्या? इंटीग्रल टू ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट। समझ में आ रहा है क्या? मुझे नोट्स पे और सब चीजों पे ना मुझे प्रॉपर अपडेट देते ना, फीडबैक चाहिए, ठीक है ना? इसमें हम बहुत जान लगा रहे हैं सही में, ठीक है ना? मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा लगे तो बता देना, और बुरा लगे तो जरूर बताना। क्लियर है? ठीक है, चलो। पूरे टॉपिक के बाद है, 4 की। अच्छा, तुम्हारे पास है? एक second। अरे नहीं नहीं। हम्म?
मन है ना पूरे, है ना? चलो बताओ फर्स्ट का एस पर ऐसे 315 बी क्या बी बी, ठीक है चलो। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल? सी सी क्या होगा? सी, क्लियर है ना? चलो थर्ड का क्या होगा? सी, रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, तो सिंपल है। चलो फोर्थ का बी बी, हाँ ठीक है। फिफ्थ का सी सी, ठीक। आंसर्स हैं इसके पीछे में तुम लोग के में नोट्स में, क्लियर है ना? इंक्लूड कर रखे हैं। चलो ठीक है ना? यही है ना? ठीक है चलो, पर्पस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। इंटरनल कंट्रोल का क्या पर्पस होता है? देखो इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर के लिए नहीं बना हुआ, ये कौन बना रहा है? मैनेजमेंट बना रहा है, काय के लिए? एंटिटी के लिए, बिल्कुल सही। आ रहा है समझ? एंटिटी का मकसद क्या होता है? बिजनेस रिस्क को एड्रेस करना, बिजनेस बनना हो जाए, सेल्स बढ़ जाए, आ रहा है समझ? तो डिजाइन इम्प्लीमेंटेड एंड मेंटेन प्रोएक्टिव है। प्रोएक्टिव का मतलब क्या होता है? मतलब इंटरनल कंट्रोल कोई ऐसी चीज नहीं है कोई प्रॉब्लम आए तब बनाओ, प्रॉब्लम ना आए इसके लिए बनाते हैं, समझ रहे हैं? ठीक है, ऐसे सोचो हमारे देश का सिक्योरिटी नेताओं की जो सिक्योरिटी रहती है, वो ऐसे दो चार मर जाए फिर अपन देखे यहाँ से मार देता है, चलो यहाँ पर लगा दे सिक्योरिटी गार्ड, है ऐसे नहीं होता। अरे आपको पहले सोचना पड़ता है कि कहाँ कहाँ से गोली चल सकती है, कैसे कैसे कोई हमला कर सकता है, समझ में आ रही है बात? अच्छा, इंटेंशनली क्रिएटेड होता है, आप डेलिबरेटली एक इंटरनल कंट्रोल लगाते हो, पुट टू एक्शन, और उसके बाद फिर उसको कंसिस्टेंटली लगाया जाता है, ठीक है ना? फिर क्या है? एड्रेस आइडेंटिफाइड बिजनेस रिस्क, मतलब जो रिस्क हमको पता है वो कौन से हो गए? आइडेंटिफाइड, हमने आइडेंटिफाई करके रख ली। ये ऑडिटर के लिए नहीं है, ये किसके लिए हुआ? मैनेजमेंट की। अभी ये बातें जो चल रही हैं ये किसके एंड से चल रही है? मैनेजमेंट। तो भैया हमने सोचा कि अरे ये प्रॉब्लम हो सकती है, तो जो प्रॉब्लम हो सकती है जो एंटिटी के ऑब्जेक्टिव को थ्रेटन करे उन सब के लिए, उन सबको फोकस करता है ना?
मेनली ये चार जिनको कि प्रोटेक्ट करता है, ये चार याद होने चाहिए आपको। फिर आ गई है, हाँ तो ये ऑब्जेक्टिव्स है ना। ऑडिट में मेनली ना कोई भी बात जब वो करता है ना तो वो पूरी एंड तक वापस से बताता है पूरी। वो इसलिए बताता है क्योंकि इसी बात का एंड बदल दूंगा ना मैं तो इंटेंशन बदल जाएगा। समझ रहे हो, इस बात का पर्सपेक्टिव अगर बदल गया तो मैं बिल्कुल अलग ही जगह देख रहा हूँ। सेम तरीके की दिखेगी बात जब इंटरनल कंट्रोल को कौन असेस कर रहा होगा, ऑडिटर। बस उसका पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। क्या होता है, एंटिटी ने इंटरनल कंट्रोल लगाया क्यों? बिजनेस रिस्क को बचाने के लिए। अभी हम यही मान के चल रहे हैं ना कि पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंस में है ये कि जेन्युइनली मैनेजमेंट कंसर्न है। अरे सर सोचो एक नकली इंटरनल कंट्रोल मैनेजमेंट ने लगा रखा है जो नकली है ना। तो जब ऑडिटर आएगा उस इंटरनल कंट्रोल को चेक करेगा तो वो ये देख लेगा कि ये चीजें पूरी हो रही है या नहीं हो रही है। तो अगर नहीं हो रही है, वो इंटरनल कंट्रोल शायद अच्छे से नहीं लगाया होगा या वो इंटरनल कंट्रोल अपना काम नहीं कर रहा होगा, तो ऑडिटर उस इंटरनल कंट्रोल पे रिलायंस ही छोड़ देगा। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? हो सकता है कोई इंटरनल कंट्रोल सच में मैनेजमेंट ने लगाया लेकिन वो काम नहीं कर रहा। इस बात का असेसमेंट जब ऑडिटर करेगा तो सेम भाषा का प्रयोग होगा बट कुछ चीजें उसमें क्या हो जाएंगी, चेंज। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? क्योंकि देखो तुम लोगों ने कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ, कॉर्पोरेट लॉ पढ़ा हुआ, मीटिंग के मिनट्स होते हैं, स्पेशल रेजोल्यूशन क्या करना पड़ता है, फाइल करना पड़ता है। समझ में आ रही है बात? ये लॉ है। इसमें ऑडिट क्या है? अब देखो क्या है, वो तो मैंने बता दिया। मीटिंग हुई कि नहीं इसके लिए क्या चेक करो, मिनट्स। मिनट्स नकली बने हैं तो देखो मिनट्स में क्या एजेंडा फाइनलाइज हुआ है। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो इस तरीके से जो है वो सोचा जाता है। ऑडिटर का पर्सपेक्टिव जो है ना सेम चीज को लेकर के बदल जाता है। एक मीटिंग को लेकर के लीगल रिक्वायरमेंट्स क्या है और एक मीटिंग को लेकर के लीगल रिक्वायरमेंट्स को जब ऑडिटर चेक कर रहा है तो क्या क्या चेक करें। तो हो सकता है कि हम लीगल रिक्वायरमेंट्स ही लिख रहे हैं कि अरे देख लो एसआर पास हुआ कि नहीं, अरे देख लो ये मीटिंग में ये हुआ कि नहीं। तो आप ये लिखोगे लेकिन ये कहाँ चेक करो, मिनट्स। मीटिंग थोड़ी ना अटेंड कर रहा है, लीगल रिक्वायरमेंट्स जब मीटिंग हो रही है तब पूरी होगी। उन लीगल रिक्वायरमेंट्स की चेकिंग जब ऑडिटर आएगा बाद में तब चेक करेगा। तो इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, करते करते हो जाएगा, मतलब अलग से ध्यान देने की ऐसी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो खैर, objectives concerned, reliability of financial reporting ensures accuracy and trustworthiness of financial information. Effectiveness and efficiency of operations aims for optimal and productive business processes. क्या मतलब चल रहा है यहाँ पर? अरे सेम ही है, फिर वही आ गए। बाप रे, इसको अलग करवा दूंगा मैं, ठीक है। चलो, वेराइड अप्रोचेस बेस्ड ऑन एंटिटी, ठीक है ना। सेकंड टॉपिक चालू हो गया क्या? हाँ, पर्पसेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। तो पर्पस तो वही है ना। अब यहाँ से अलग टॉपिक टाइप का चालू हुआ है ना। ये चार तो आपके वो हो गए ऑब्जेक्टिव्स, है ना। ठीक है, चलो, डिजाइन फॉर स्पेसिफिक एंटिटीज। तो अब देखो इंटरनल कंट्रोल जो होता है वो हर एंटिटी के लिए डिफरेंट होता है। नहीं ऐसा नहीं, क्लियर है ना। और वेरीज विद साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी। बड़ी एंटिटी, मोर इंटरनल कंट्रोल्स। आ रहा है समझ? कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, मोर इंटरनल कंट्रोल्स। ठीक है बच्चों?
कंटिन्यूस अडाप्टेशन इसको लगाए रखते हैं, है ना। सिचुएशन चेंज होती जाती है तो इंटरनल कंट्रोल भी चेंज हो जाता है, ठीक है। और ऑर्डर का कंसिडरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ऑर्डर क्यों इंटरनल कंट्रोल को असेस करता है? टू असेस रिस्क, टू अंडरस्टैंड एंड असेस रिस्क। क्लियर है? वैसे इंटरनल कंट्रोल से समझ भी आती है एंटिटी थोड़ी। एसेंशियल फॉर इंश्योरिंग द रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, है ना। जितने अच्छे इंटरनल कंट्रोल उतना अच्छा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। इंटरनल कंट्रोल पर्पसफुली crafted to manage risk affecting entities objective, मेनली बिजनेस रिस्क के लिए बनता है। पर ऑडिटर का रिस्क, ऑडिटर का मकसद भी इसमें पूरा होता है क्योंकि बिजनेस रिस्क से फाइनेंशियल रिस्क भी होते हैं। और ऑडिटर को उन इंटरनल कंट्रोल से मेनली मतलब होता है जिसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिनका फाइनेंस से लेना देना होता है ना, उन इंटरनल कंट्रोल से उसका मतलब होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर है? तो अब आप बताइए how is the internal control described in terms of its creation and implementation? ठीक है, आ रहा है समझ में? ठीक है, चलो सेकंड वाला। बी क्लियर है? ठीक है ना। अच्छा, थर्ड का सी। ठीक है बच्चों, है ना। फोर्थ का ठीक है ना। फिफ्थ ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब क्या फायदा कंट्रोल समझने से? कंट्रोल समझने का क्या फायदा? ठीक है ना। इंपॉर्टेंस, इससे ऑर्डर पिन पॉइंट कर सकता है कि कहां पर हो सकते हैं मिस्टेक्स। ध्यान समझना, मिस्टेक्स है नहीं, में अगर जहां इंटरनल कंट्रोल कम, देखो समझो, ताला जो है ना, ताला भी एक इंटरनल कंट्रोल, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, जहां ताला छोटा लगा होगा क्या होगा? टूटने का डर बढ़ गया, समझे कि नहीं? तो छोटा ताला मतलब कमजोर इंटरनल कंट्रोल। या जहां ताला नहीं लगा है वहां चोरी हो सकती है, तो नो इंटरनल कंट्रोल। समझ गए? इतनी सी बात है, क्लियर है ना। ठीक है, पोटेंशियल मिस स्टेटमेंट्स का पता लग जाता है, ठीक है ना, यहाँ चांसेस है। ठीक है, enables a targeted approach for audit process, इससे मुझे पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ सब्सटैंटिव प्रोसीजर ज्यादा लगाने हैं। देखो एक चीज और याद रखना, हो सकता है कोई एरिया ऐसा हो जहाँ जरूरत ही ना हो। मटेरियलिटी को हर समय अपने दिमाग में रखना। एरिया ही मटेरियल नहीं है तो तुम बोल रहे अरे यहाँ इंटरनल कंट्रोल नहीं है, यहाँ बहुत ज्यादा रिस्क होगी, तो बोले अभी लगाए नहीं, मैनेजमेंट में जरूरत ही नहीं थी। समझ में आ रहा है? क्लियर है? ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट्स, है ना। क्या पढ़ रहे हैं हम पढ़ रहे हैं बेनिफिट्स। तो हमको ये पता लग जाता है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो फैक्टर्स अफेक्टिंग रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट, असिस्टिंग कॉम्प्रिहेंडिंग एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द, ठीक, अच्छा, ठीक है, हाँ। तो इंपॉर्टेंस, ठीक है, असिस्ट इन कॉम्प्रिहेंडिंग एलिमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट। इंटरनल कंट्रोल क्यों समझ रहा हूं? ताकि मैं आरएमएम को समझ पाऊं। याद है आपको आरएमएम
में दो चीजें थी, ये कैसे पता लगाओगे? इंटरनल कंट्रोल, समझ गए कि नहीं? क्लियर है? ठीक है। एक्सप्रेशन, इंटरनल कंट्रोल अंडरस्टैंडिंग अलाउज द ऑडिटर टू असेस फैक्टर्स दैट इम्पैक्ट आरएमएम। ठीक है ना? जहां इंटरनल कंट्रोल कमजोर वहां सीआर बढ़ गया। ठीक है ना? चलो, अच्छा, डिजाइन फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, इनके बेस पे ही क्या तय होगा? डीआर, और डीआर के लिए एफएपी। समझ गए कि नहीं? एफएपी से क्या इंश्योर होगा कि डिटेक्शन रिस्क कितना होगा। एफएपी कितने रखोगे? जितना आईआरसीआर होगा। आईआरसीआर ज्यादा होगा तो एफएपी ज्यादा होंगे, मतलब डीआर को कम करना है। समझ आ रहा है? डीआर को कम करना पड़ता है, आईआरसीआर को चेक करना पड़ता है कि वो कितने हैं। आईआरसीआर अपने आप में ज्यादा है तो डिटेक्शन बहुत करना पड़ेगा ताकि डिटेक्शन रिस्क कम आए, क्योंकि इन तीनों से मिलके क्या बनेगा? एआर। एआर को कितना कम करना है कि एक्सेप्टेबली लो लेवल में आ जाए, ऐसा ऐसे 200 में कहा है। समझ गए कि नहीं? फिर से बोलिए, समझ गए? क्लियर है ना? तो ये सब कनेक्ट करो तो बढ़िया रहता है। स्टैंडर्ड से कनेक्ट हो जाएगी बात तो वैसे भी सही, और तुमको एक वो लॉजिकल फील भी आएगा कि अच्छा जो कर रहे हैं एकदम ब्लैंक नहीं हो जाओगे, क्योंकि ये बहुत टफ पोर्शन है ये वाला। तो इससे गाइडेंस मिलता है ऑडिटर को कि फर्दर ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन कर पाए। हम क्या कर रहे हैं? बेनिफिट्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंटरनल कंट्रोल। ठीक है ना? एक्सप्लेनेशन, बेस्ड ऑन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर ऐसे प्रोसीजर बना सकता है जो उसको स्पेसिफिकली चेक करना है। ठीक है ना? फोकस हो पाता है ऑडिटर जो है ना, वो क्या हो पाएगा बेटा? फोकस। ऑडिटर का पर्सपेक्टिव, internal control understanding is fundamental for effective audit planning and execution. मतलब आपको अगर ऑडिट प्लान करके एग्जीक्यूट करना है, इंटरनल कंट्रोल के बिना नहीं हो पाएगा। छोटी मोटी एंटिटी का हम ऑडिट करते नहीं है, बड़ी एंटिटी बिना इंटरनल कंट्रोल के चलती है। आ रहा है समझ? क्लियर है? तो इंटरनल कंट्रोल अगर ढंग से समझ लोगे तो ही आपका ऑडिट स्मूथली रन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ठीक है ना? टारगेटेड एंड रिस्क बेस्ड अप्रोच अगर आपको ऑडिट में लगानी है तो आपको अंडरस्टैंडिंग लेनी ही पड़ेगी किसकी? इंटरनल कंट्रोल। बोलिए बोलिए, क्या ये क्लियर है? क्लियर है? समझ गए? ठीक है। चलो, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, ऑडिटर की एबिलिटी बढ़ जाती है ना, मिस स्टेटमेंट को फाइंड करने की, जब वो इंटरनल कंट्रोल को समझ लेता है। फैसिलिटेट नॉन्स्ड असेसमेंट ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग आरएमएम। ठीक है ना? मतलब आरएमएम को पता लगाने में मदद मिलती है और ऑडिट प्रोसीजर डिजाइन करने में मदद मिलती है। ओवरऑल में जो अपन लोगों ने ऊपर पढ़ा, समझ में आ रही है बात? क्लियर? अगेन एमसीक्यूज बताइए। हाँ, ये खत्म हो गया मेरा, है ना? नेक्स्ट क्लास में आ गए। ठीक है, तो ये बताओ, फर्स्ट का बताओ। क्या पूछ लो, बता रहा क्या होगा? क्लियर है? ठीक है। सेकंड वाले का ठीक है। Why is understanding factors affecting RMM important for auditor? To facilitate assessment of factors including influencing RMM. ठीक है। थर्ड, सी सी,
क्लियर है बच्चों? आ रहा है समझ में? फोर्थ का सी। अब मुझे बताओ कि ऐसे हर टॉपिक के बाद एमसीक्यू करने ठीक है या मैं इसके पूरे को एंड में करवा दूं? पूरे में नहीं नहीं, तो ये मेरा वो है ना, रिवीजन के लिए ही तो मैं करवा रहा हूँ। मतलब जो टॉपिक है उसके जस्ट बाद जब अपन पढ़ते हैं तो उस टॉपिक के अंडरस्टैंडिंग के लिए, एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए नहीं दे रहा हूँ। हाँ, इसका मकसद अलग है। हाँ, फाइनल एमसीक्यूज तो के तो और बहुत, मेरे पास बहुत सारे पड़े हुए हैं। ये मैंने एक्चुअली में टॉपिक वाइज ही निकाला, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये आपकी टॉपिक अंडरस्टैंडिंग के लिए बने, ये बिल्कुल स्पेसिफिक टॉपिक के आधार पर बने हुए। आ रहा है समझ में? कि जस्ट पढ़ने के बाद एक रिवीजन हल्का सा, आ रहा है समझ में? कि भाई आपको याद आ रही थी ये चीजें, ठीक है ना? ओवरऑल वाले अलग से दे दो, पूरी बुक दे दो, चिंता मत करो, बहुत सारे इकट्ठे कर ले, ठीक है ना? लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अब इंटरनल कंट्रोल की कमियां, सबसे पहले क्या लगता है आपको, क्या कमी होगी? जनरल बताओ, जो अंडर इंटरनल कंट्रोल से समझे, क्या लगता है? इंटरनल कंट्रोल वैसे बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, एंटिटी अच्छी हो रही है, बिजनेस सिस्टम हो रहा है, आप किसी भी एरिया में लगा सकते हो। अरे समझ, ठीक है? पर्पस क्या होते हैं आपके? क्वालिटी अच्छी रहे आपके प्रोडक्ट की, समझ रहे, प्रिवेसी रहे, नुकसान ना हो, कुछ भी। इंश्योरेंस करवा लिया, क्या इंश्योरेंस करवाना, क्या है? इंटरनल कंट्रोल। आ रहा है समझ में? कि एंटिटी को बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? तो हर चीज आपके लिए एक तरीके से क्या हो जाएगा, इंटरनल कंट्रोल। जो एक सीपीयू रहता है, उसमें एक फैन लगा होता है, वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल। भैया ज्यादा गर्म ना हो जाए प्रोसेसर। समझ में आ रही है ना बात? क्लियर है? तो अब आप बताओ कि इसकी कमियां क्या हो सकती, अब एक एंटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। गलतियां जैसे कि, मतलब फॉर एग्जांपल, और इलैबोरेट करो इसी पॉइंट को। जैसे कि सिक्योरिटी गार्ड है, हम्म, वो कोई चीज कुछ बिना रजिस्टर नोटिस चेकिंग को नोटिस नहीं कर पाया। हाँ, ये इनहेरेंट रिस्क हो गया। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस और लिमिटेशंस क्या होंगी, मतलब ये मैं समझ रहा हूँ कि इंटरनल कंट्रोल होने के बावजूद वो काम नहीं कर पाए, ये लिमिटेशन नहीं है ना। ये तो तुम बोल रहे हो कि ये तो गड़बड़ हो गई, तो ये गड़बड़ तो हो गई, बट ये इंटरनल कंट्रोल की लिमिटेशन के कारण हुई। तो वो लिमिटेशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल जैसे सिक्योरिटी गार्ड वाला, कि भैया रोज दिन में 1 घंटे वो खाना खाने जाता है, उस समय के जितने भी लोग हैं वो क्या कर पा रहे हैं, क्या हो रहा है, वो बिना रजिस्टर में एंटर किया जा रहा है। समझ में आ रहा है? वो हर आधे घंटे में गुटखा खाने जाता है। आ रहा है समझ? आप पॉइंट समझ रहे हो? क्लियर है? लिमिटेशन एंड इंटरनल कंट्रोल, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये है कि ह्यूमंस डिजाइन करते हैं उसको, देयर कैन बी अ डिजाइन फ्लॉ। समझ रहे हैं? आप फैक्ट्री के गेट पे सिक्योरिटी गार्ड लगा रहे हो, फैक्ट्री में 5 गेट है, आपने सिक्योरिटी गार्ड 4 अपॉइंट किए। मैं नहीं बोल रहा था, मेरे को लगा कंट्रोल रिस्क ना होगी, कि मतलब कि इंटरनल कंट्रोल गलत लगा है किसी चीज पे। ये हाँ, बिल्कुल सही, तुम्हारा ये असेसमेंट भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने डिजाइन भी सही नहीं किया। ये मैं किस पॉइंट पे बोल रहा हूँ, कि जो डिजाइनर है वो एक ह्यूमन बीइंग है, ये एक लिमिटेशन है कि ह्यूमन बीइंग कैन नॉट बी परफेक्ट। समझ में आ रही है बात? तो कमी है। खैर, तो इंटरनल कंट्रोल लगाने के बाद क्या आप निश्चिंत हो सकते हो? क्या आप हेलमेट लगाने के बाद निश्चिंत हो सकते हो कि अब मेरा सर नहीं फटेगा? आ रहा है समझ में? है ना? इट्स एन इंटरनल कंट्रोल, ये एक रीजनेबल अश्योरेंस देता है। ये ज्यादातर केसेस में आपको बचा लेगा, 100% केसेस में नहीं। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? ठीक है ना? अब ऊपर से
लिखवा के आए पनौती तो कोई कुछ नहीं कर सकता, अरे बट ये बहुत अच्छा खासा रीजनेबल एश्योरेंस देता है कि नहीं नहीं सेफ गार्ड, अरे तो इंटरनल कंट्रोल भी आपको क्या देगा, रीजनेबल एश्योरेंस, कोई गारंटी नहीं है कि फ्रॉड एरर बच जाएंगे, अरे और अफेक्टेड बाय इनहेरेंट लिमिटेशंस डिस्पाइट इफेक्टिवनेस, डिस्पाइट मतलब इसके बावजूद, क्लियर है, हो सकता है इंटरनल कंट्रोल आप हाईएस्ट लेवल की तिजोरी बना दो बैंक की, क्या पैसा चोरी फिर भी हो सकता है, हाँ। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, 100% कंट्रोल जैसा कुछ भी नहीं होता, ह्यूमन जजमेंट और एरर की बात हम लोगों ने कर ली, अरे समझ ह्यूमन जजमेंट दो लेवल पर हो सकती है, डिजाइनिंग में और एग्जीक्यूशन के समय भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ह्यूमन जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग कैन बी फॉल्टी, ब्रेकडाउन इन इंटरनल कंट्रोल ड्यू टू ह्यूमन एरर, अरे समझ, ठीक है, मतलब आपको पता है जो टीसीएस या ये सब जो कंपनी है इसमें सिक्योरिटी कार्ड नहीं है, इसमें हर व्यक्ति को एक कार्ड दिया गया है, वो कार्ड आप लगाते हो तब वो बैरिकेड खुलता है और तब बंदा जाता है, अरे समझ, ठीक है, कोई ने कार्ड लगाया नहीं खुला तो उसने पानी की बोतल डाल दी, अरे सारे के सारे खुल गए, अरे breakdowns in internal control due to human error, अरे क्लियर, ठीक है ना, ह्यूमन एरर कैसे भी हो सकती है, डेलिब्रेट एरर, ठीक है ना, चलो एग्जांपल एरर इन कंट्रोल डिजाइन और चेंजेस, ठीक है, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ठीक है ना, तो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चैलेंज क्या है, हो सकता है कि ऑपरेशन में भी इनफेक्टिव, मैंने सिक्योरिटी गार्ड रखा कि सबको आईडी कार्ड चेक करना है, वो पढ़ते रहते आता नहीं है, तो वो देख रहा है और जाने दे रहा है, लोग उसको लाइसेंस दिखा दिखा के जा रहे हैं, अरे क्लियर है क्या, ठीक है ना, जो पर्स खरीदे तो नकली क्रेडिट कार्ड निकलते हैं वो दिखा दिखा के जा रहे हैं, वो कुछ नहीं देख पा रहा, अगर अच्छा एक कागज का टुकड़ा जो इस साइज का है उसको देख करके मैं जाने दूंगा, पढ़ा लिखा नहीं, लिमिटेशन, ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल में भी इनफेक्टिव, कॉज लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और फेलियर टू एक्ट ऑन कंट्रोल इंफॉर्मेशन, कहीं पर भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो डिजाइन हर बार जहां कहीं भी आप इंटरनल कंट्रोल लगाते हो कहीं ना कहीं उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन होता है, अरे सर वो जो ह्यूमन इंटरवेंशन जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट पे अगर वो ह्यूमन ढंग से काम नहीं कर पा रहा है तो आपका इंटरनल कंट्रोल जो है वो फेल हो जाएगा, अरे सर ठीक है ना, कॉल्यूजन, आप हमेशा इंटरनल कंट्रोल लगाते हो, अच्छा दो बातें इसमें, कॉल्यूजन मैनेजमेंट ओवरराइड आर 2 पॉइंट्स, ठीक है, तो ये कैसे है, जनरली कोई भी एक काम जिसमें फ्रॉड की संभावनाएं होती हैं हम उसको दो लोगों में बांट देते हैं, जैसे मैंने बताया था ना आपको कि मैंने एक फ्रॉड पकड़ा था शुरू, तो उसमें एक्चुअली यही वाला पॉइंट तो था, उसमें उन्होंने एक इंटरनल कंट्रोल बनाया, ठीक है, इंटरनल कंट्रोल, क्योंकि एक ही बंदा अगर अकाउंटिंग करेगा और वही कैश हैंडल भी करेगा तो वो कैश इधर उधर करके क्या कर देगा, अकाउंटिंग में गड़बड़ कर देगा, लेकिन अगर मान लो कि जो बंदा अकाउंटिंग कर रहा है उसके पास कैश आ ही नहीं रहा और जिसके पास कैश आ रहा है वो कैश थोड़ा भी इधर उधर करेगा तो अकाउंटिंग पकड़ जाएगा, तो हमेशा ये सेग्रीगेशन ऑफ कंट्रोल होता है, एक सिंगल कंट्रोल कभी, एक पूरे इंटरनल कंट्रोल का सिंगल कंट्रोल कभी भी एक बंदे को नहीं देते, वो हमेशा बिखरा हुआ बटा हुआ रहता है, ये वाली बात समझ में आई, ठीक है ना, जब भी वो बिखरा बटा हुआ रहता है तो अगर वो मिल जाए तो इसको कोल्यूशन कहते हैं, तो मिल करके इंटरनल कंट्रोल को वो फेल कर सकते हैं, सेकंड है ये सारे कंट्रोल किसने लगाया, मैनेजमेंट, मैनेजमेंट बोले हटो साइड में, कोई आईटी कार्ड नहीं देखना है अगले 1 घंटे, क्या हो गया, इंटरनल कंट्रोल काम नहीं कर रहा है, तो पॉइंट ये कि ऑडिटर को ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैनेजमेंट ओवरराइड तो बड़ी चीज हो गई ना, समझ में आ रहा, फिर तो ये सत्यम कंप्यूटर्स है, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, लेकिन वो कॉल्यूजन जो है उसको देखना पड़ेगा, ये हर जगह नहीं है, जहां फ्रॉड है वहां होगा, और फ्रॉड मैक्सिमम जगहों पर नहीं होता है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना, कंसर्न क्या है कि कंट्रोल सर्कमेंट हो सकते हैं कॉल्यूजन कॉल्यूजन या मैनेजमेंट ओवरराइड से, मीनिंग लिख लेना अगर आपको नहीं पता है,
कि दो एम्प्लॉय मिलजुल करके फ्रॉड कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल, साइड एग्रीमेंट ऑल्टरिंग सेल्स कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स, समझ रहा है। सेल कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स है, जो सेल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो कह रहा है कि भाई मैं तेरे को कम में दिला दूंगा, तो मेरे साथ साइड में कमीशन दे दे मेरे को, ऐसा टाइप का कुछ ब्राइबरी या ऐसा कुछ हो गया ना, समझ में आ रहा है। दूसरा, ओवरराइड और डिसेबलिंग ऑफ सॉफ्टवेयर एडिट चेक्स, ठीक है। जैसे कि आप वर्ड एक्सेल किसी में भी अगर आप टाइपिंग करें तो वो ऑटो चेक करता है। आप एक पैच लिखो व्हाट्सएप पे, स्पेलिंग्स देख लेता है, समझ में आ रहा है। वो क्या है, कंट्रोल। किस बात का कंट्रोल है, कि तुम्हारी ग्रामर सुधरे, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। लेकिन तुमने डिक्शनरी ऑफ कर दी, तुमने ऑटो करेक्ट को ऑफ कर दिया, तो क्या होगा, अब तुम कुछ भी करो। तो यही एक एग्जांपल जो है वो हम लोग यूज कर रहे हैं इसमें, कि जो बंदा ओनर है कंट्रोल का, वो कभी भी उस कंट्रोल को स्विच ऑफ कर सकता है। अरे ये बात समझ, ठीक है ना। फिर जैसे मैं एक होटल में जाता हूँ, जैसे सिविल लाइन्स में जाता हूँ चाय पीने, वो गोपाल जी करके एक है, समझ रहे हैं? उनका सिस्टम ऐसा है, ठीक है, कि ये पूरा दुकान का सेटअप है ना। यहाँ पर वो ओनर बैठता है, ठीक है ना, ये काउंटर है यहाँ पर चाय वाय पूरी बनती है, यहाँ पर समोसे आलू बंडे बनते हैं उसके, अरे समझ। यहाँ पर आपको बिल देना होता है, पैसे देने होते हैं, वो एक बिल देता है, इस बिल को ले जाकर के यहाँ पर देते हैं, वो उसको चाय दे देता है, समोसा दे देता है, पोहा दे देता है। यहाँ जितने भी लोग हैं वो उस बिल के बेसिस पे दे रहे हैं, लेकिन टोटल ट्रस्ट पे काम चल रहा है। इनसे रिलेटेड जो भी लोग आते हैं, उनको जब चाय दी जाती है बिना बिल के, तो उसका कोई कंट्रोल इनके पास नहीं। यानी इनके घर वाले या इनके दोस्त जो कोई भी आते होंगे, वो अगर फ्री में चाय पी रहे होंगे, समझ रहे हैं, तो उसका कोई भी कंट्रोल इनके पास नहीं। आ रहा है क्या समझ में, क्लियर है। तो छोटे मोटे लेवल पे तो ये ठीक है, और अगर मान लो कि वो बंदा किसी से बात कर ले, भाई तू मेरे को महीने के 100 रुपए देना, और जब चाय तू आकर के चाय पीना बिना बिल के, ऐसे वो 4-6 लोगों को सेट कर लेते। आपको पॉइंट समझ में आ रहा है, क्लियर है। क्योंकि उनके पास वैसा बाइफरकेशन जो है वो है नहीं। हाँ, उन्होंने ये सॉफ्टवेयर लगा रखा है, तो हो सकता है कि वो फिर ये बात इंटरनल कंट्रोल ऑडिटर कैसे चेक करेगा, अगर मान लो छोटे मोटे में तो नहीं पता लगेगा, पर मान लो ये चीज बढ़ गई, तो इवेंचुअली उसके पास सॉफ्टवेयर लगा होगा कि कितनी चाय बिकी, आ रहा है समझ, ठीक है। और वो परचेज करता होगा तो दूध आया होगा, तो इसके कंजम्पशन में क्या होने लग जाएगा, चाय का रेवेन्यू और दूध का जो परचेज है, दूध का परचेज बढ़ गया लेकिन चाय का रेवेन्यू नहीं बढ़ा, आ रहा है समझ। तो या तो दूध गिरा भी रहा हो। आप पॉइंट समझ रहे हो कैसे ऑडिटर दिमाग लगाते हैं, समझ में आ रही है बात, क्लियर है, ठीक है ना। चलो, क्या है कि इतने साल ऑडिट करने के कारण ना यही सब देखते रहते हैं, बस क्लियर है क्या, ठीक है ना। चलो, जजमेंट्स बाय मैनेजमेंट, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, लिमिटेशंस। तो लिमिटेशन में सबसे बड़ा एक क्या है कि भैया मैनेजमेंट जो है वो जजमेंट लेता है, ठीक है ना, कंट्रोल के नेचर, एक्सटेंट और अज्यूम रिस्क पर। तो हो सकता है कि उसका जजमेंट क्या हो जाए, गलत हो जाए, वैसे ये बात ह्यूमन एरर में भी कवर हो जाए। बोलो, क्या ये क्लियर है ना। और छोटी एंटिटीज में ये बड़ी प्रॉब्लम रहती है। मैंने आपको जो प्रॉब्लम बताई है वो किसकी बताई है, छोटी एंटिटी की, समझ रहे हैं? छोटी एंटिटी में एक ही बंदा जो है वो बहुत सारे काम करने लग जाता है, समझ रहे हैं? इसके कारण क्या होता है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज नहीं हो पाती। भाई 10 एम्प्लॉय थोड़ी लगा देगा छोटी एंटिटी वाला, तो वहां पर क्या है, पॉसिबिलिटी होती है किस बात की, अगर ट्रस्ट नहीं है, अगर मान लो कि स्ट्रेंजर एम्प्लॉयज है, तो क्या होगा, फ्रॉड हो जाएगा सीधे सीधे बिना पकड़े, समझ में आ रही है बात। फिर ओनर मैनेजर ओवरसाइट, ओनर मैनेजर में कॉम्पनसेट विद
इफेक्टिव ओवरसाइट। ठीक है, मतलब क्या होता है ना, आपको कंट्रोल को बार बार जाकर के चेक करना पड़ता है, समझ में आ रहा है? ठीक है, लेकिन छोटी एंटिटी में हो सकता है कि वो ना हो पाए, कम लोगों के पास ज्यादा काम होता है छोटी एंटिटी में। ठीक है, और स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं होते छोटी एंटिटी में। क्या होता है, स्ट्रक्चर्ड कंट्रोल सिस्टम नहीं होते। आए दिन ओनर क्या कर सकता है, ओवरराइड तो करते ही, अरे समझ, तो इससे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इतना बेहतर सिस्टम नहीं होता इंटरनल कंट्रोल का। उसको ओवरराइड करना भी क्या होता है, इजी होता है। बड़ी एंटिटी में मैं एक बार गया था, जब हम लोग गए थे मुसाशी ऑटो पार्ट्स का ऑडिट करने, हीरो होंडा के लिए स्पेयर पार्ट्स बनाते थे, तब तो हीरो होंडा अलग अलग नहीं थी, सेम थी मतलब। ठीक है, आपको पता है ना ये बात कि होंडा जो थी वो हीरो के साथ ही कर सकती थी, हमारे इंडियन रूल्स में इस तरीके से था, है ना। एफआईआई अलाउड नहीं था, मतलब उसमें वो एफआईआई बोल रहा है, एफडीआई 100% अलाउड नहीं था ना ऑटोमोबाइल में, बाद में चालू हो। खैर, तो उसका ये था कि उन्होंने एक बार एंट्री कर दी तो उसको डिलीट नहीं कर सकते, मतलब उनको अगर रेक्टिफिकेशन एंट्री तो उनको रेक्टिफिकेशन एंट्री अलग से पास करनी पड़ेगी, वो डिलीट नहीं कर सकते। टैली में आपके पास ये ऑप्शन होता है, पता है आपको, कि आप डिलीट कर सकते हो एंट्री आपने पास की, लेकिन और टैली बहुत एडवांस हो चुका है। क्लियर है? ठीक है ना। ऑडिटर्स कंसिडरेशन क्या बोल रहे हैं? तो ये 6 पॉइंट्स हो गए आपके काय के limitation of internal control. Auditor's consideration, risk identification, considered when identifying risk commitments or acknowledging potential for control weakness. IR, CR. IR तो नहीं है, लेकिन ठीक है, ये टाइमिंग की बात है। टाइमिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल चेक। कब चेक करेगा इंटरनल कंट्रोल? जब वो रिस्क असेस कर रहा होगा, आ रहा है समझ, और वो कंट्रोल की वीकनेस को असेस करेगा। ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग, इनहेरेंट कंट्रोल की, इंटरनल कंट्रोल की इनहेरेंट लिमिटेशंस होती है। फिर ऑडिटर ये लिमिटेशन को कंसीडर करता है जब वो रिस्क असेस कर रहा होता है, और ऑडिटर ये मानता है कि भैया देखो इंटरनल कंट्रोल के बिना काम नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो सारे काम नहीं करता। ये आ रहा समझ में? इंटरनल कंट्रोल के बिना काम नहीं हो सकता ऑडिटर का, लेकिन इंटरनल कंट्रोल सारे काम नहीं करता है एंटिटी के। क्लियर है? क्लियर है? चलो ये बताओ, जीआरएन एसोसिएट्स का जो ऑडिटर है, ठीक है, अपॉइंटेड फॉर ऑडिट ऑफ पीएनजी, a manufacturing company engaged in manufacturing of various food items. ऑडिट प्लान करते समय उसको पता लगा कि while planning the audit, auditor does not think that it would be necessary to understand internal control. Advise the auditor in this regard. वो कह रहा है यार क्या करना है इंटरनल कंट्रोल समझ के, लिमिटेड कंपनी, बिना इंटरनल कंट्रोल समझे मत करो ऑडिट। आप 100% सब्सटेंटिव कर लोगे किसी भी एंटिटी में, पॉसिबल ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? ठीक है ना। 10,000 ट्रांजेक्शन होंगे तो 10,000 चेक करोगे, you'll have to check control, you'll have to take an understanding of control. क्लियर है ये? ठीक है ना। यहाँ शाल लिखा हुआ है, देखो, शाल मतलब भैया करना ही करना है। ऑल्दो मोस्ट कंट्रोल, मतलब देखो ज्यादातर कंट्रोल जो ऑडिटर को चाहिए वो कौन से वाले चाहिए, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले। मेरे को बिजनेस रिलेटेड कंट्रोल्स नहीं चाहिए, मेरे को वो कंट्रोल नहीं चेक करने आपके जिसमें कि आपका फर्नीचर आग से बच जाता है, या फिर आपका जो एम्प्लॉय जो है वो टाइम से आते हैं, मेरे को कोई मतलब नहीं। आप लगाओ 50 तरीके के इंटरनल कंट्रोल लगाओ अपनी एंटिटी में, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे उन इंटरनल कंट्रोल से मेनली मतलब रहेगा जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग वाले। स्टिल मैं अंडरस्टैंडिंग लूंगा, क्योंकि वो एक तो मेरी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या ये क्लियर है? समझ आ रहा है क्या बेटा? है ना? ठीक है, फिर क्या, इट इज द मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट वेदर
कंट्रोल इंडिविजुअली जजमेंटल मैटर है कि पर्टिकुलर कोई कंट्रोल रिलेवेंट है या नहीं है ऑडिटर के लिए। चलिए, A team member of auditor of Simple and Easy Limited was of the view कि भाई अंडरस्टैंडिंग से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली in relation to audit processes to be applied while conducting the audit. आप ये देख रहे हो कि कितनी डेप्थ वाली बातें पढ़ रहे हो और क्वेश्चन कैसे सारे सारे से ये क्वेश्चन टफ हो जाते हैं बेटा, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते क्लियर है। तो बताओ बताओ क्या होगा इस बात का आंसर? गलत सोच रहे हो, क्यों? शैल ऑब्टेन दी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है ना, क्योंकि पूरे ऑडिट प्रोसीजर उसी के हिसाब से आप डिजाइन करोगे। क्या ये क्लियर है? समझ लो। चलिए, ट्रिविया टाइम, ठीक है, बताओ। हाँ, क्या होगा? सी। आ रहा है समझ में? ठीक है ना। सेकेंड का सी क्या होगा? सी। breakdowns in internal control may occur due to human error. क्लियर है? ठीक है, ठीक है। फिर थर्ड का ठीक है, ineffectiveness due to lack of understanding or failure to act on control information। कि समझ में ही नहीं आया मतलब है ना। फिर फोर्थ का सी, ठीक है। फिफ्थ का क्या होगा? बी। क्लियर बेटा? ठीक है, चलो एक और कर लेंगे, कल कर लेंगे। कौन सा टॉपिक है? हाँ, तो ये तो लंबा जाएगा। ठीक है, ठीक है। ये वाला मॉड्यूल है तुम्हारे पास, इसका इस वाले कंटेंट का मॉड्यूल का प्रिंट है क्या? नहीं है ना, अब नीड नहीं है। नहीं आ रहा है? जितना मॉड्यूल का कंटेंट ना उससे ज्यादा है और उसी को एक्सप्लेन करते हुए और बहुत बेटर फॉर्मेट में है, तो कुछ छूटेगा नहीं, एक्स्ट्रा ही मिलेगा और बहुत कम टाइम लगेगा मॉड्यूल के मुकाबले। समझ में आ रही है बात? ठीक है, एग्जॉस्टिवनेस का मैंने ध्यान रखा हुआ है एट द सेम टाइम प्रेजेंटेशन का, ताकि जल्दी हो जाए। मतलब आप इसमें से डिटेलिंग छोड़ के भी पढ़ोगे ना तो भी कवरेज है आपका। अरे ठीक है।